नमस्कार, मैं महेंद्र मिश्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल की कक्षाओं में हम लोगों ने लंबाई, द्रव्यमान और समय के कुछ मात्रकों की चर्चा की थी, आज हम लोग लंबाई के मापन की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कल हम लोगों ने छोटी लंबाई और बड़ी लंबाई को मापने के कई साधन पढ़े। आज हम लोग लंबाई को मापने की कुछ अन्य विधियां जो हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है प्रतिध्वनि विधि, जिसको इको मेथड कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे ही कोई प्रेक्षक या जिसको हम लोग ऑब्जर्वर कहते हैं वह बोलता है, जैसे मान लीजिए ये कोई अवरोध है और यहाँ पर कोई मनुष्य खड़ा है, तो जैसे ही यहाँ से उसने ध्वनि निकाली कोई भी किसी स्रोत से, तो वह इस दीवार से गया, टकराया और पुनः फिर इसके पास आकर के सुनाई देता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिध्वनि। तो इसकी परिभाषा है कि जब कोई प्रेक्षक किसी दृढ़ अवरोध से, जैसे दीवार के सामने खड़े होकर के किसी ध्वनि स्रोत से ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उस अवरोध से ध्वनि जाकर के टकराती है और वहाँ से परावर्तित होकर फिर से उसी प्रेक्षक तक पहुँचती है। इसी परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है, जिसे वह ऑब्जर्वर या जो प्रेक्षक है हमारा सुनता है। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि जो हमारा अवरोध है, अवरोध यहाँ और यहाँ पर कोई स्रोत रखा है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। तो एक बार जब ध्वनि को वो उत्पन्न करेगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, पूरी दूरी जाएगा डी, और यहाँ से जब परावर्तित होगा तो फिर से वो स्मॉल डी दूरी चल करके ही उस प्रेक्षक के पास पहुँचेगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर ध्वनि को v वेग से अवरोध तक जाने और अवरोध से टकरा करके फिर से प्रेक्षक तक आने में स्मॉल टी समय लगता है, तो ध्वनि कितना दूर चला। तो पहले अवरोध तक पहुंचने में डी चला था और अवरोध से फिर आकर के डी चलना पड़ा था प्रेक्षक तक पहुंचने के लिए। तो डी प्लस टी ये हो गया कुल दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो 2d बराबर v इंटू टी। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा d इजिकल टू v इंटू टी अपान 2। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, और यदि समय का माप कर लिया जाए, समय का मान ज्ञात कर लिया जाए, तो ऑब्जर्वर से या प्रेक्षक से जो ध्वनि स्रोत से ध्वनि उत्पन्न की गई है वह कितनी कुल दूरी चली है, इसका जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लंबाई को दूसरी विधि है मापने की, सोनार मेथड। इस सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको रेंज कहते हैं ना, रेंज आप लोग जानते हैं कि कहाँ तक मैक्सिमम ये जा सकता है। ये जो सोनार विधि है यह भी ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, इसी पर काम करती है। इसका उपयोग समुद्री चट्टानों, जल के भीतर उपस्थित अगर कोई वस्तु है तो उसका हम लोग पता लगाते हैं। जैसे अगर हम लोग ये देखें कि मान लीजिए कि ये कोई समुद्र है यहाँ पे, और यहाँ समुद्र के अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, कोई चट्टान है, और यहाँ पर हमारा वो जहाज जा रहा है। तो यहाँ से ध्वनि को भेजा जाता है, सोनार वेव्स को भेजा जाता है, और ये इस चट्टान से टकरा करके फिर हम तक या उस जहाज तक पहुँचती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सोनार विधि का उपयोग करके जल के भीतर की वस्तुएं होती हैं उनकी स्थितियों का पता लगा सकते हैं। लंबाई को मापने की जो तीसरी विधि है वह लेजर विधि है। इस लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन है। यह एक मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णी और यूनिडायरेक्शनल, केवल एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश की किरण है।
यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा 10 में पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, कि आपतित किरण किसी सरफेस से टकराती है और फिर उतने ही कोण पर वापस चली जाती है जितने से वो टकराती है। तो इस प्रकार ये जो लेजर विधि है यह परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है और इसकी सहायता से खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। चौथी विधि रडार मेथड है। रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर बैठे बैठे आकाश में उड़ रहे वायुयान की स्थिति की माप की जाती है। ये रेडियो तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। तो इस प्रकार से लंबाई को मापने की मुख्य जो 4 विधियां हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें पहला क्या नाम था, इको मेथड यानी प्रतिध्वनि विधि। दूसरा नाम था सोनार विधि। तीसरा नाम क्या है भाई, तीसरा नाम है लेजर विधि। और चौथा नाम क्या है, चौथा नाम है रडार विधि। इन चारों विधियों की सहायता से हम लोग लंबाई का मापन करते हैं। धन्यवाद।